नमस्कार किसान भाइयों। आप लोगों की काफ़ी परेशानी है आजकल धान की खेती में। कुछ पौधे ऐसे दिखाई देंगे आपको जो अप्रत्याशित रूप से सामान्य पौधों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि करके चुके होते हैं। ऐसे पौधों पर न तो बाली आती है न कोई दाने बनते हैं। अगर ये इसकी कंडीशन कई हो सकती हैं। इसको बकानी रोग कहा जाता है, जिसको गांव में सुर्रा रोग भी कह देते हैं। कुछ लोग इसको जो है झंडा रोग भी कहते हैं किसान भाइयों। हालांकि इसको अगर आप उखाड़ करके देखेंगे तो इसकी जड़ों के पास काले रंग की गांठ दिखाई देगी आपको। इस गांठ में एक फंगस होता है जिब्रेला फ्यूजिकाई। जिब्रेला फ्यूजिकाई फंगस इसमें अपना आशियाना बना लेता है, घर बना लेता है, और वो धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ करता है। न केवल उस पौधे की जड़ों को नष्ट कर देता है, बल्कि उस मिट्टी के साथ धीरे आगे बढ़ते हुए अन्य पौधों को भी खत्म कर देता है। पहले इसमें अप्रत्याशित वृद्धि होती है, पौधे में कोई फुटवार नहीं होती, उसकी ब्रांचिंग नहीं होती, और फिर धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ये नर्सरी में भी देखा जा सकता है, और उसके नर्सरी के लगाने के 8 से 10 दिन के अंदर ये इसका जो है असर दिखाई दे सकता है। कुछ लंबे पौधे आपको दिखाई दे जाएंगे, अथवा बाली आते समय भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है किसान भाइयों। हालांकि इसकी अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको उखाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसकी जड़ों से निकल करके फंगस मिट्टी में होते हुए दूसरे पौधे के आसपास पहुंच गया तो अगल बगल की सब जगह पर ये इन्फेक्शन फैला देता है, और धीरे धीरे करके काफ़ी बड़े नुकसान जो है देखा जा सकता है कि अगल बगल के पौधे और बढ़ते पूरे खेत में भी ये फैल सकता है। इसका समय पर उपचार करना बहुत आवश्यक है आजकल। और क्या क्या कारण हो सकते हैं आजकल जो हमें दिखाई देता है खेतों में, धान के में, उसमें कारण पर अगर हम जाते हैं तो किसान भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि यूरिया के कारण ये ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। देखिए, यूरिया नाइट्रोजन रिच खाद है, डाई अमोनियम जो कार्बोनेट होता है। यूरिया के अंदर ऐसा नहीं केवल यूरिया से फैलता है, कोई भी फर्टिलाइजर का बिना आवश्यकता के अनियंत्रित प्रयोग किसी भी फंगल जनित बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। न केवल झंडा पत्ता रोग या आप जो देख रहे हैं बकानी जिसको बोलते हैं, सुर्रा रोग जिसको बोलते हैं ये, बल्कि अन्य जड़गलन वगैरह अन्य रोग भी धान के साथ साथ अन्य फसलों में भी आ जाते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही कम से कम खादों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों, सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो मौसम है, सब कुछ मौसम पर भी निर्भर, बहुत कुछ करता है, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ मौसम पर भी निर्भर करता है। अभी मौसम अगर अनुकूल रहे, धीरे धीरे बारिश होती रहे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर न हो रहे, तो फंगस जो जड़ों के अंदर है, जो पानी के अंदर है, वो वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, धूप निकलती है, तो ये प्रकोप तेजी से, इसका जो झंडा रोग का या सुर्रा रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे पूरे खेत को नष्ट कर देता है किसान भाइयों। अचानक का तापमान का बढ़ना, अब कभी कभी क्या होता है कि उस बीज में इसका जीवाणु थे और उस बीज को हमने उपचारित नहीं किया, या आपने कहा कंपनी का बीज था और जो है वो उपचारित ही आया होगा, ये ज़्यादातर जैसा कि आता है। लेकिन आवश्यक नहीं कि वो उसमें प्रत्येक दाना कहीं ना कहीं हो सकता है गलती हो, ना उपचारित हुआ हो, तो उस उपचारित आपको जरूर करना चाहिए था। अगर वहाँ गलती कर दी, उसके बाद आप पौध उखाड़ के जब लाए, उसको भी आप अच्छे फंगीसाइड से, कार्बोडाजिम मैकोजेब से भी आप उपचारित कर सकते थे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उपचारित कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपने नहीं उपचारित किया, या उस भूमि में, जिस भूमि में आपने नर्सरी लगाई थी, उसमें इसके जो है जिब्रेला फ्यूजिकाई के बीजाणु थे, तो वहाँ से उस जड़ में पहुँचा और जड़ से आपके खेत में भी आ गया। और या फिर आपकी पहले आपने फसल पिछले साल अगर ऐसा दिखा हो कि जिब्रेला फ्यूजिकाई का अटैक हुआ हो, यानी सुर्रा रोग आपके खेत में आया हो, तो दूसरे साल भी आने की पूरी संभावना रहती है। तो इससे पहले तो आप मिट्टी को ही उपचारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, अब रोग आ ही गया है, उस समय की कंडीशन, पहली बात तो आप नाइट्रोजन का लिमिटेड प्रयोग करें, यानी कि यूरिया का प्रयोग उसके बाद बंद ही करना आपका उचित रहेगा, यानी कि बंद कर दें आप। अब इसके लिए कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड का
प्रयोग करना आवश्यक है किसान भाइयों। आप कोई भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टिव और सिस्टमिक फंगिसाइड दे सकते हो। अब फंगस के साथ साथ कुछ जीवाणु के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो इसके जो बीजाणु अंदर रह जाते हैं उनको मारना बहुत आवश्यक होता है। और कभी कभी क्या है कि बीजाणु थे और अपने उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली, तो ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं आकर के जब बाली आती है उस अवस्था में आता है तो और ज़्यादा नुकसान फैलाता है। इसलिए इसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। इसकी रोग की पहचान तो आपको मैंने पहले ही बता दी है। अनिर्दिष्ट लंबाई के पौधे आपको दिखाई देंगे जिन पर कोई बाली भी नहीं आएगी। बाद में आके अगर बाली आ भी जाती है उस समय तो उसमें दाना नहीं बनेगा, और दाने आपको लगेगा फूल आ रहा है, बाली आ रही है, लेकिन उसके अंदर दाना नहीं होगा, तो ये बेकार है इस तरह से। और इसकी जब हम उखाड़ के इसको देखते हैं तो जड़ों के अंदर काली काली इसको एक गांठ सी आपको दिखाई देगी। इसकी अगर अवस्थाओं की बात करें किसान भाइयों, तो रोगग्रस्त बीजाणु अचेतन अवस्था में रह सकता है। बीज नर्सरी में डालते समय उसमें वो सक्रिय हो जाए, या फुलाते समय जब उससे पहले हमने फुलाया उसको नर्सरी में डालने से पहले उस समय भी वो सक्रिय हो सकता है। तो फफूंद क्योंकि इसके अंदर है, फंगस इसके अंदर है, कभी भी सक्रिय हो सकता है, कई अवस्था में सक्रिय हो सकता है। या पौधों के अंकुरण के समय यानी जब अंकुरित हुआ तब भी सक्रिय हो सकता है, या फिर रोपाई के समय अनुकूल परिस्थिति मिली तब सक्रिय हो सकता है, या जैसे बीज बाली आने लगी उस समय भी सक्रिय हो सकता है। एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर हो सकता है। 20 दिन के पौधों में स्पष्ट रूप से ये दिखाई देने लगता है, क्योंकि वहाँ पर लंबाई में डिफरेंस आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब हम बात करें किसान भाइयों इसके उचित उपचार की। कई बार आपने देखा होगा कि आप सामान्य फंगिसाइड का प्रयोग करने के बावजूद भी ये रोग जो है थम जाएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन पुनः ये दिखाई देगा। तो आप परमानेंट आपको इलाज करना है तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक परिस्थितियों में अगर ये रोग दिखाई देता है तो कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। अगर ये बाली के समय दिखाई देता है तो किसान भाइयों कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप पौधों को भले ही उखाड़ देंगे उसके बावजूद भी ये फैलेगा, क्योंकि ये मिट्टी में अपना घर बना चुका होता है। पौधे से निकल करके मिट्टी में पहुंच जाता है, बगल के पौधे में भी पहुंच जाता है। इसके लिए आप जो है पारंपरिक उपचार है शुरुआत से, या मैंने जैसे कि कई वीडियो में बताया गया है, एक तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है यानी 8 के आसपास है, 8 से ज़्यादा है, तो आप फिटकरी का प्रयोग करें। एक किसान भाई मैं एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, मैं उसके बारे में वीडियो बना के पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ फिटकरी के लाभ और हानि पर। वो मैं अलग से वीडियो दे दूंगा लंबा न करते हुए। लेकिन किसी ज्ञानी ने, आप यूट्यूब पर भी एक अच्छे व्यक्ति आप उसके बारे में जानते हो, उसकी सलाह माने। एक ज्ञानी ने बिल्कुल उल्टा ही बता दिया, तो उसने कितने लोगों का नुकसान किया होगा ये मैं आपको बता दूं। आप नीला थोथा का प्रयोग मिट्टी को उपचार के लिए कर सकते हैं, बुवाई से पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। नीला थोथा अगर आपके देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी का पीएच किसी जगह पर अगर कम है तो नीला थोथा भी मिट्टी के लिए सही नहीं रहता और फिटकरी भी मिट्टी के लिए सही नहीं रहती। ऐसी कंडीशन में हम चूने का पानी मिला करके इसको प्रयोग में लेते हैं। अगर नॉर्मल पीएच भी है आपका 7 के आसपास है तो पीएच इफेक्टिव न हो इसके लिए भी हम चूने का पानी मिलाते हैं। मैंने इससे पहले वाले धान के वीडियो में आपको इसकी विधि बता दी है। अब हम बात करें किसान भाइयों अगर जैविक उपचार की, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है एक फंगस है और वो मित्र फंगस है, उसको हम कृत्रिम रूप से उसके आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी जो बाजार से आता है, उसके 3 से 5 किलो मात्रा हम दे करके भी, लेकिन जब ये कारगर ज़्यादा सा होगा तब कि आप किसी भी तरह का फटेरा या कोई भी तरह का रासायनिक केमिकल आप खेत में प्रयोग न करें, तब ये ज़्यादा कारगर होगा। उससे पहले तो अगर आप ज़्यादातर रासायनिक खेती कर रहे हैं और रासायनिक लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो फिर ये इसकी जो है क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और ये खत्म हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों रासायनिक उपचार, अगर हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो रासायनिक उपचार बेहतरीन होता है। जब प्रकोप बढ़ जाता है तो बिना रासायनिक उपचार के इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो बहुत सारे रासायनिक उपचार आपको लोग बताएंगे। प्रोपेकोनाजोल 25 EC 200 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे किया जा सकता है। ये जब करना है जब पौधे की बढ़वा ज़्यादा है यानी कि बाली के समय है तो उस समय इसका प्रयोग करना है। अगर किसान भाइयों प्रारंभिक अवस्था में आपको इस समय अभी दिखाई दे रहा है जो आजकल चल रहा है हमारे क्षेत्र में, तो इस समय इसका बहुत आसानी से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आपको मैं अपना फार्मूला जो मैंने अपनाया है, मेरे यहाँ पर भी मैंने देखे कुछ पौधे, तो मैंने जो अपना वो बता देता हूँ आपको। 7 kg कार्बोफ्यूरन लेना है। कार्बोफ्यूरन बहुत सारी कंपनी का आता है, फ्यूरो नाम से भी आता है, वो ले लें आप। 500 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल लेना है आपको।
उसके बाद टैब्यूक्योर यानी कि ट्यूबोकोनाजोल प्लस सल्फर, ये भी आपको 500 ग्राम लेना है। इसको आप 12 केजी सरसों की खली में, सरसों की खली को आप थोड़ा सा नमी पानी छिड़क करके नमी ले दें, उसको कूट लें, बड़े आसानी से चूरा बन जाता है, उसमें मिला लें। और अगर लगता है कि आपको ये पर्याप्त नहीं होगा फेंकने के लिए, तो आप इसमें राख मिला सकते हैं, जो चूल्हे की राख होती है, कंडे की राख होती है, उसको मिला सकते हैं। उसमें फास्फोरस रिच होती है, किसान भाई, वो बड़ी फायदा करती है खेती के लिए, आप उसको मिला सकते हैं। अदरवाइज 10-5 किलो कंपोस्ट खाद ला करके उसमें मिला सकते हो। इसको मिला लो और फेंक के करके पूरे खेत में आप बराबर मात्रा में छिड़क के दे दो। तो इससे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है, बिल्कुल 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जब लगता है कि यूरिया की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, तो जो आपने सरसों की खली दी है वो न केवल नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी बल्कि अन्य कई पोषक तत्वों की पूर्ति करते हुए आपके खेत में फुटवार बढ़ा देगी। तो प्रारंभिक अवस्था में ये उपचार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, आप इसको आप कर सकते हैं। अभी 20-25 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 दिन तक इसको आप प्रयोग में लीजिए। अगर अगली बार फिर आपको लगता है नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, तो आप जो है नाइट्रोजन के अन्य विकल्पों की तरफ स्प्रे पर जा सकते हो। और इसके अलावा फिर अगर आपको फिर भी यूरिया का प्रयोग करना है तो 3 केजी सल्फर प्रति एकड़ में, और जितने भी पर्याप्त यूरिया, जो भी आप 30-40 किलो यूरिया डालते हैं, उतने यूरिया में कम से कम 3 केजी प्रति एकड़ सल्फर मिला करके प्रयोग करें। तो आप उसके बाद आप देखेंगे आपकी फसल अच्छी तरह लहलाएगी। बाकी चीज़ों के बारे में 25 से 30 दिन पर क्या करना चाहिए उसके बारे में हम अलग से वीडियो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।